हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। ये देखिए आपका 5 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले मैं उस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने क्वेश्चन पेपर सेंड किया है। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही उसने सेंड कर दिया, तो मैंने उसका देखिए फ़ोटो काफ़ी मैंने करा लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, आपने भेजा। तो यहाँ पर देखिए, और अभी बच्चे अगर भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। 94 है 94 73 63 13 89। ठीक है, ये इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर देखिए यहाँ पर भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर है, चाहे आपका रेलवे का हो, बैंक का हो, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यहाँ ज़रूर आप भेजिए, जिसको मैं आपको एनालिसिस कराकर उत्तर मैं आपको तुरंत में बता सकूँ क्या सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये आपका प्रश्न पत्र ही है जो बच्चे ने भेजा था। बेसिकली उसको अब याद रहा होगा, तो कई सारे बच्चों ने भेजा, तो मैंने यहाँ पर एकदम सटीक मैंने पूरा आंसर लिखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है प्यारे साथियों। ठीक है, इसको ज़रूर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए देखिए कि लूर नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। जो लूर नृत्य क्या होता है पहले ये आप जानिए। देखिए, यह एक हरियाणा के बांगर और बागर क्षेत्र का होता है। तो इसमें से ऑप्शन क्या है? लोक नृत्य है यह। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मैंने अभी आपको बताया कि यह हरियाणा का एक बांगर और बागर क्षेत्र है। जो प्रस्तुतकर्ता कौन होती है? केवल महिलाओं लड़कियों द्वारा ही होता है। यह होली के दौरान होता है, जिसे फाल्गुन महीना हम कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? यह हरियाणवी बोली में लूर का अर्थ लड़की होता है ना, लकड़ी नहीं, लड़की। ठीक है, और विशेषता क्या है कि नृत्य वसंत ऋतु के आगमन और रबी फसलों के रोपण का यह प्रतीक होता है। तो यह ऑप्शन जो है वो आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, जिन बच्चों ने यह सही किया तो उनका यह सही होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण। देखिए मैं जब आपको पहले जीके की जब मैं तैयारी अभी चल ही रहा है, तो ये सवाल देखिए आया हुआ है, मेरे पढ़ाए हुए सारे प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण जो है वो किस अस्तित्व में था, कौन सा अस्तित्व था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कि 1950 के दशक के मध्य से 1960 के मध्य तक, या 1960 के दशक से या 1970 के मध्य, या 1970 से 1980 के मध्य तक के बीच में, या 1980 से 1990 के बीच में। बताइए क्या होगा। देखिए कि भारत में जो हरित क्रांति का जो दूसरा चरण था वो 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक चला। तो इसके ऑप्शन जो है वो आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का होगा सही वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है इसके बाद। क्या पूछा गया है? बुरा कथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कथावाचक। ये फोक डांस से और ये नृत्य कथावाचक, इससे सवाल देखिए बहुत पूछे गए। मैं आपको पहले ही बताया था कि देखिए इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, और इस बार देखिए आपका पूछा गया है कि बुरा कथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताइए कौन सा ऑप्शन है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें से आंध्र प्रदेश का ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है, इसमें धिमसा होता है, लंबाडी होता है, कोलाटम होता है, वीरनाट्यम होता है, भुट्टा बोमुल है, तपेट्टा गुल्लू है, गोब्बी शामिल है। इसके अलावा जो है कुचिपुड़ी यहाँ का एक विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश को आप सही टिक कर लोगे। ठीक है, कुचिपुड़ी देखिए आता ही आता है, याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। किसी दिन मैं आपको जब डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो इसका मैं ट्रिक बता दूंगा, कैसे आप इसको याद रखोगे। ट्रिक है ना, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखिए कि स्यालदे बिखौती मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है। जो स्यालदे बिखौती है ना, इन विच स्टेट इज द स्यालदे बिखौती फेयर ऑर्गेनाइज्ड एनुअली। क्या होगा ऑप्शन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या उत्तर प्रदेश। देखिए क्या है कि ये जो प्रसिद्ध मेला है यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के द्वारहाट नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। कहाँ पर? द्वारहाट, यह उत्तराखंड में था, आयोजित किया जाता है। और यह इसका ओकेशन क्या है? यह मेला हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने की संक्रांति, जिसे युपवत संक्रांति हम मनाते हैं, इसका मुख्य आयोजन जो है वो विषुवत बिखौती के दिन होता है। तो याद रखिए ये उत्तराखंड में मनाया था। कहाँ पर? किस राज्य में? उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है
कि 10 कठिया किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य और गाथा गीत गायन शैली है? जो 10 कठिया है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़, क्या होगा बताइए। देखिए इसमें जो उड़ीसा है, उड़ीसा ये प्रमुख लोक नृत्यों में छऊ या मयूरभंज जिसे कहते हैं, गोटीपुआ, दलखाई, संबलपुरी, घुमुरा और डंडा नाटा शामिल है। इसके अलावा जो है चैती घोड़ा, रणप्पा और पाइप नृत्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए कई राज्यों के यहाँ पर लोक नृत्य पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन उड़ीसा सही है। जो 10 कठिया जो है वो उड़ीसा राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक, आगे देखिए कि आयन मंडल वायुमंडल की किस परत का एक हिस्सा है? आयन मंडल वायुमंडल के, जिसे हम आयनोस्फीयर बोलते हैं। द आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? बताइए क्या होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल या मध्यम मंडल? बताइए क्या होगा। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या मेसोस्फीयर? बताइए। देखिए क्या है ऑप्शन, आंसर मैंने लिखा हुआ है कि आयन मंडल में पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। ठीक है, याद रखिएगा पूछता है एग्जाम में कि आयन मंडल का पृथ्वी से कितना किलोमीटर, ये प्रश्न आया भी है कि 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। यह मुख्य रूप से जो ताप मंडल के भीतर होता है ना। तो ये वायुमंडल किस परत का एक हिस्सा है? यह हमारा एक ताप मंडल है ना। आयन मंडल की पृथ्वी सतह से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और यह मुख्य रूप से ताप मंडल के भीतर स्थित होता है। यानी यह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछा गया है। 2019 में जारी किए गए 20 रुपए के नोट से कितने कोणीय ब्लेड लाइन जो है तिरछी लाइन मौजूद है? देखिए अभी 20 रुपए का नोट पर एक और सवाल पूछा गया था कि कब जारी किया गया था। वो शुरू में 2019 में जारी किए गए 20 रुपए का जो नोट है वो कितने कोणीय ब्लेड लाइन तिरछी रेखाएं हैं, डायगोनल लाइंस मौजूद है? बताइए। 4 रेखाएं, 7 रेखाएं या कोई नहीं या 2 रेखाएं? बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। पहली बात जानिए कि ब्लेड लाइंस होता क्या है। जो भारतीय नोटों पर किनारों पर जो बनी तिरछी उभरी हुई रेखाएं को हम ब्लीड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीड लाइंस कहते कहा जाता है। ये मुख्य रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नोट की पहचान करने में मदद करता है ना, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। तो 20 रुपए के नोट की विशेषता जो होती है, देखिए क्या होता है। 20 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट में कोई भी ब्लीड लाइन नहीं होता है। ये रेखाएं केवल ऊंची मूल्य वर्ग के नोटों में, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के नोट में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अन्य मूल्यवर्ग भी रेखाएं होती हैं, जैसे 100 रुपये के नोट में 4 रेखाएं होती हैं, 200 में 4 रेखाएं और 2 छोटे गोले होते हैं, और 500 जो है वो 5 रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये आप ब्रेली सिस्टम आप पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़ाया जाता है ब्रेल पद्धति, वो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। यानी साइंस का ये सवाल है। ठीक है, ये जीके का नहीं, जीके के साथ साथ साइंस का भी सवाल है। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा होगा। देखिए जो अभी मैंने बताया कि जो 20 रुपए के और 10 रुपए में कोई भी ब्लीड लाइन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बताइए कितने लोगों ने सही किया था इसको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग में वो जो उपास्थि होती है, जिसे कार्टिलेज हम बोलते हैं, ये उपस्थित होता है? किस अंग में? आमाशय में, वृक्क में या कान और नाक में या यकृत में? बताइए क्या होगा। पहली बात तो उपास्थि क्या है जान लीजिए कि उपास्थि एक लचीला और मजबूत संयोजी एक ऊतक होता है, जिसे कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। यह हड्डियों की तुलना में नरम लेकिन मांसपेशियों से अधिक सख्त होती है ना। तो ये याद रखिएगा। और उपस्थिति कहाँ, ये मानव शरीर के कई हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पूरा, कई हिस्सों में पाई जाती है। देखिए ये बाहरी कान में भी होता है, नाक की नोक पर है, श्वसन नली में, छल्ले में होता है, जोड़ों के सिरों पर होता है ताकि हड्डियाँ आपस में रगड़ ना खाएं, है ना। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा कि निम्नलिखित किस अंग में उपस्थित है। ये देखिए अभी मैंने बताया कि कान और नाक में भी हर एक अंग में हमारा होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। इसको किसने लोगों ने सही किया बताइएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से जो हेजमनी है वो आधिपत्य की सही वर्तनी चुनिए। क्या होगा बताइए, हेजमनी या हेजमनी? बताइए इसमें से सही वर्तनी क्या, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। पहले देखिए इसका अर्थ होता है आधिपत्य या नेतृत्व या प्रभुत्व होता है। ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है आधिपत्य या नेतृत्व या प्रभुत्व होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग हेजमनी। तो करेक्ट स्पेलिंग देखिए क्या है, HEGEMONY
MONEY होगा, या HEGEMONY, या HIGEMONY, या HEGAMONY? बताइए क्या होगा इसमें। देखिए आपका ऑप्शन जो है वो 1 सही है, पहला वाला HEGEMONY, हेजेमनी। ठीक है, ये यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 को आप सही कर लोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि भारत में लौह अयस्क जो है वो सोना, गोल्ड या खनिज है, कुल मूल्य के आधार पर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, या उड़ीसा, कर्नाटक उड़ीसा, या छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, या उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़? क्या होगा? पहले देखिए क्या है कि भारत में लौह अयस्क, सोना और खनिज की बात कर रहा सबसे बड़ा। तो लौह अयस्क जो है होता है हमारा उड़ीसा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और सोना जो है वो कर्नाटका में पाया जाता है ज़्यादा, और खनिज जो है वो कुल मूल्य के आधार पर उड़ीसा में पाया जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? भारत में लौह अयस्क, सोना और खनिज कुल मूल्य के आधार पर सबसे बड़ा उत्पादक। तो इसमें तो अलग अलग देखिए दिया गया है, यानी लौह अयस्क आपका उड़ीसा होगा, सोना आपका कर्नाटक होगा, फिर उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, यहाँ से आप बी को आप सही कर लोगे। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। ग्लैंस्ड शब्द का सबसे सटीक विलोम शब्द क्या है? जो ग्लैंस्ड, बताइए इसका क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट हेंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्लैंस्ड? ऑप्शन देखिए क्या है, ग्लैम्स्ड झलक देखी, या फिक्ड, या स्टेयर्ड, या स्कैंड? क्या होगा बताइए। जो ग्लैंस्ड का है देखिए, ग्लांस होता है या किसी चीज़ को बहुत कम समय के लिए या सरसरी निगाह से देखना होता है ना, टू लुक द समथिंग वेरी क्विकली एंड ब्रीफली। तो स्टेयर्ड मीन्स क्या होता है? देखिए स्टेयर का अर्थ होता है किसी चीज़ या व्यक्ति को लंबे समय तक बिना पलक झपकाए एकटक देखना होता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ग्लांस का भी हम लोगों ने बताया कि बहुत कम समय के लिए एक सरसरी निगाह से देखना होता है। तो ग्लांस शब्द का सबसे सटीक विलोम हमें देखना होता है। सटीक विलोम क्या होगा? देखिए ये आपका स्टेयर्ड हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही। किसका सही था बताइएगा। कॉन्सिडरेबल शब्द का सबसे सटीक समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका सिनोनिम्स पूछा गया है कॉन्सिडरेबल का। देखिए कॉन्सिडरेबल का अर्थ होता है कि आकार, मात्रा या महत्व में काफ़ी बड़ा या अधिक होता है। ठीक है, जब कोई चीज़ इतनी बड़ी होगी उस पर कोई ध्यान देना, उस पर ध्यान देना जरूरी हो तो उसे हम कॉन्सिडरेबल बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सिडरेबल। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो सबसे सटीक समानार्थी पूछा गया है, यानी अधिक मात्रा में काफ़ी बड़ा होना। तो यह आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, यानी महत्वपूर्ण या काफ़ी अधिक भी होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। सेना या सेना के अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या कहा जाता है? तो सेना या सेना द्वारा, बताइए क्या होता है? प्लूटोक्रेसी, स्टेटोक्रेसी, या ओल्गोक्रेसी, या अरिस्टोक्रेसी? बताइए। ये याद रखिएगा, स्टेटोक्रेसी। क्या होता है? स्टेटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पौधों में जो वृद्धि होती है वो मुख्य रूप से किस ऊतक के कारण होती है? उस टिश्यू का नाम बताइए क्या होता है। क्लास 10 का सवाल है ये, आपको सॉरी क्लास 9 का सवाल ये पढ़ाया जाता है क्लास 8-9 में। बताइए। अस्थायी ऊतक, विभज्योतक ऊतक, संयोजी ऊतक, या संवहनी ऊतक? परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, या वेस्कुलर टिश्यूज? देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, विभाज्योतक ऊतक। क्यों? क्योंकि इसके कुछ प्रकार होते हैं, एपियल है ना, एपिकल, मेरिस्टम, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर केवल आप उत्तर को देख लीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत लंबा है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। आगे देखिए क्या है। कीट पूछा गया। कीट जो है वो मुख्य रूप से पादप के किस भाग को प्रभावित या क्षतिग्रस्त करते हैं? जो कीट होता है मुख्य रूप से पादप के किस भाग को प्रभावित या क्षतिग्रस्त करते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, केवल जड़ें, या केवल पत्तियां, या केवल तना और फल, या उपरोक्त सभी? देखिए तो इंसेक्ट है, कीट होता है। तो कीट जो है वो मुख्य रूप से पौधे और पत्तियों और तनों, फूलों, फलों और जड़ों को प्रभावित या क्षतिग्रस्त करते हैं। तो हालांकि वे सबसे अधिक पत्तियों और कोमल प्रहरों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर इसमें तो ये नहीं बोला है कि सबसे अधिक प्रभावित करने वाला क्षेत्र, तो इसमें से क्या होगा, उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी पर, जड़ों पर भी, पत्तियों पर भी, तने और फल पर भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन देखिए कि पादपों में सक्रिय कोशिका विभाजन
मुख्य रूप से कहाँ होता है? जो पादपों में यानी जो प्लांट्स में जो सक्रिय कोशिका विभाजन मुख्य रूप से कहाँ होता है बताइए? अस्थायी ऊतक में या विभज्योतक उस क्षेत्रों में या मृत ऊतकों में या केवल परिपक्व पंक्तियों में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? याद रखिएगा विभाज्योतक ऊतक में। कहाँ पर? विभाज्योतक ऊतक में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से हिस्टोरिक जो है वो नाटकी की सही वर्तनी चुनिए, यानी करेक्ट स्पेलिंग हमें चुनना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फॉर द हिस्टोरिक मीनिंग्स ओवरली थियोरेटिकल और मेलोड्रामेटिक। क्या होगा कि हिस्टोरिक की जो नाटकी का सही वर्तनी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? हिस्टोरिक या हिस्टोरिक मतलब इस पर से हमें चूज़ करना है। तो HISTREONIC आपका सही पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ऑप्शन नंबर ए को आप सही कर लोगे। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि उपकला ऊतक जो है द्वारा पंक्तिबद्ध सी आकार के रिंग्स छल्ले शरीर के किस भाग में पाई जाती है? बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? ग्रास नली, श्वास नली, छोटी आंत या वृक्क नलिका? ध्यान दीजिएगा, ये श्वास नली होता है, ट्रेकिया जिसे हम कहते हैं, यह श्वास नली में पाई जाती है जो उपकला ऊतक होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फतेहपुर सिकरी में स्थित वह प्रसिद्ध प्रवेश द्वार कौन सा है जिसे विजय के द्वार के रूप में जाना जाता है? बताइए, दिल्ली दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा या इंडिया गेट? कौन सा जो फतेहपुर सिकरी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रवेश द्वार? तो याद रखिएगा यह है बुलंद दरवाज़ा। क्या है? बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपका प्रश्न क्या है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल के दौरान करसारपण, दिनार या रूपक या टका? याद रखिए दिनार है। क्या है? चांदी के सिक्के जो थे वो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चांदी के सिक्के वो बड़े पैमाने पर शुरू किए थे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो दिनार सही है। माई डेटलेस डायरी जो है वो पुस्तक के लेखक कौन है? माई डेटलेस डायरी बताइए। खुशवंत सिंह, आर के नारायण या मुल्क राज आनंद या अमिताभ घोष? कौन से होंगे बताइए? आर के नारायण एक से सही है जो माई डेटलेस डायरी है। अभी आपने कितना इसके ऊपर कंट्रोवर्सी सुना है, आर के नारायण। यहाँ से आप बी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है ना, यहाँ पर उसका आर के नारायण से कुछ संबंधित पुस्तकें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्या है देखिए, 2019 के बजट में घोषित और जारी किए गए जो 20 रुपये के जो नए सिक्के के कितने किनारे हैं? 20 रुपये के नए सिक्के के किनारे क्या हैं? 10 किनारे, 12 किनारे, 15 किनारे या पूरी तरह गोलाकार है? देखिए, जो 20 रुपये का नया सिक्का है वो 20 कोणीय आयता आकार का है। इसे बिना किसी जो है दांतेदार किनारों के बनाया गया है ना, ये याद रखिएगा। और बनावट क्या है? ये कि द्विधात्विक है, बायो मेटेलिक सिक्का है। इसका बाहरी घेरा तांबा निकल है और केंद्र का हिस्सा जो है एल्युमिनियम कांच से बना हुआ है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन बताइए? इसमें 12 कोणीय आकार होते हैं, है ना, तो 12 यहाँ पर किनारे हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद क्या है, शुरुआती दौर में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में माचिस की तीलियों के सिरों पर किस मुख्य पदार्थ का उपयोग किया जाता था जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हुआ? बताइए, लाल फास्फोरस, सफ़ेद पीला फास्फोरस या पोटेशियम क्लोराइड या एंटीमनी सल्फाइड? क्या होगा देखिए, जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत थी वो विशेषकर 1830 के दशक के बाद में माचिस की तीलियों के सिरों पर श्वेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता था, तो जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक साबित हुआ था। तो 19वीं शताब्दी की जो माचिस की तीलियों में सिरों पर वो हमारा था कहाँ गया? श्वेत फास्फोरस, है ना, सफ़ेद, वाइट फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है, अम्यूज़मेंट शब्द का सबसे सटीक समानार्थी शब्द क्या होगा? सिनोनिम्स बताइए, बोर्डम या रिक्रिशंस या ग्लोम या ड्रगरी? क्या होगा? उदासी युग या मनोरंजन, आमोद प्रमोद या उदासी अंधकार या कठिन या उबाऊ काम? बताइए क्या होगा अम्यूज़मेंट का अर्थ? इसका अर्थ क्या होता है? मनोरंजन, मज़ा या ऐसी गतिविधि जो आपको आनंद या हंसाए? तो क्या होगा बताइए? इसमें आपका
रिक्रिएशन आपका हो जाएगा, है ना, अम्यूज़मेंट आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंसंट्रेट शब्द का सबसे सटीक विलोम कौन सा है। कंसंट्रेट का फोकस या कंसोलिडेट या डिस्ट्रैक्ट या एक्यूमुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेट होता है केंद्रित करना होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है फोकस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या प्रश्न है। प्राचीन काल में भारत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप या भारत या उपरोक्त सभी। देखिए क्या है, अगर प्राचीन काल में भारत की बात करें तो उसमें भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो है वो राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जम्बूद्वीप क्या है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में भारत को जामुन के पेड़ों और भूमि के कारण जम्बूद्वीप कहा गया। आर्यावर्त क्या क्या कहा गया है कि उत्तर भारत के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आर्यों का निवास स्थान यानी आर्यव्रत नाम प्रचलित था। और अजनाभ वर्ष क्या है, जो प्राचीन शास्त्रों में हिमालय के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को अजनाभव वर्ष कहते हैं। और सिंधु नदी के कारण प्राचीन विदेशी जैसे यूनानी जो है वो सिंधु या इंडस के नाम से भी जानते थे। और इसके अलावा जो बौद्ध काल में तियनजु जो उत्तर पूर्वी भारत के लिए मगध जैसे नामों का भी उल्लेख मिलता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्राचीन काल में भारत के निम्नलिखित में से किस नाम जाना है। आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष। तो ये आपका आंसर जो है वो भारतवर्ष हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है कि सहरिया जो है वो सहरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध शिकारी नृत्य के रूप में क्यों किया जाता है। बताइए, अच्छी फसल की प्रार्थना के लिए या शिकार दृश्यों का अभिनय करने के लिए या वर्षा के देवता को प्रसन्न करने के लिए या केवल विवाह उत्सव के लिए। बताइए, शिकारी नृत्य जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 12 जिले की सहरिया जनजाति द्वारा यह किया जाता है। यह नृत्य शिकार की तैयारियों, जंगल में जानवरों का पीछा करने और विजयी होकर लौटने के उल्लास के प्रतीक के रूप में यह माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छी फसल की प्रार्थना के लिए, शिकार के दृश्यों का अभिनय करने के लिए या वर्षा के देवता को प्रसन्न कर लिया, केवल विवाह उत्सव के लिए। तो बताइए क्या होगा। यह शिकार नृत्य के रूप में जो है यह माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या प्रश्न है। बस ख़त्म हो गया आपका, यही था लास्ट आपका प्रश्न। तो ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं रखते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस नंबर पर देखिए क्वेश्चन पेपर को जो है भेजना ना भूलिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।